कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम हमारे सामने आया है। इसमें खास बात यह है कि एक 72 वर्ष के सीनियर सिटीजन और उनकी वाइफ को इसका विक्टिम बनाया गया है। वेरी वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित कपल है ये, और खास बात यह है उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है और 30 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है फार्मा कॉरपोरेट सेक्टर में, और उनकी जो पत्नी है उनका अनुभव है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन फिर भी इतना सुनियोजित और तैयारी के साथ और सोफिस्टिकेशन के साथ ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम दिया गया कि बिल्कुल हूबहू रियल लगा विक्टिम्स को और वो इसके शिकार हो गए। जैसा कि जो आरोपी हैं उन्होंने ये बताया, विक्टिम को ये डराने की कोशिश की कि उनके अकाउंट्स के द्वारा बहुत भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उनके फोन्स का और अकाउंट्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। इसलिए उनको अपना सारा पैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है उनको ये पैसा कुछ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड, सरकारी डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में रखना पड़ेगा। और बाद में इंक्वायरी के बाद यदि वो लोग निर्दोष साबित हुए तो ये पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है और आप सभी पत्रकार भाइयों और बहनों की मदद से मैं ये बताना चाहूंगा कि कृपया इसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम आप भी करें, क्योंकि यदि जागरूकता होगी इस मामले में तो कोई भी विक्टिम डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम का प्रावधान ही नहीं है भारतीय कानून में। कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी या पुलिस या कोई भी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन यह बात सामान्य जनता को नहीं पता है और इसी जानकारी के अभाव का फायदा उठाते हैं ये शातिर क्रिमिनल्स। और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का निर्माण किया जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, जिससे कि इनके आईपी एड्रेस किसी और देश के नजर आए जब एजेंसीज उसके बारे में तहकीकात करें। इसके अलावा टॉर, द अनियन राउटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई देशों से बाउंस होता हुआ वो मैसेज फाइनल आता है और उसको ट्रेस करना लगभग असंभव हो जाता है। इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया है और इस तरह से 27 ट्रांजैक्शंस हुए, लगभग 27 ट्रांजैक्शंस में लगभग 58 करोड़ विक्टिम ने गंवा दिए इन साइबर क्रिमिनल्स के गतिविधियों से। और 40 दिन तक ये टॉर्चर चलता रहा। 40 दिन के टॉर्चर के बाद जब विक्टिम ने ये बात अपने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी के पार्टनर्स को बताई, जो उसके पुराने मित्र भी हैं, तो शायद उन लोगों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में जानकारी थी, साइबर अवेयरनेस थी, और उन्होंने ये जानकारी तुरंत नहीं 10-11 दिन के मंथन के बाद, अब ये 11 दिन का पीरियड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 11 दिन का पीरियड ना होता तो आज रिकवरीज बहुत ज्यादा होती, क्योंकि पैसा निकालने का मौका मिल गया, पैसा विदेशों में ट्रांसफर करने का मौका मिल गया क्रिमिनल्स को। तो 11 दिन बाद 10 अक्टूबर को हमारे यहां एफआईआर लिखाने आए। हमने उनके लिए बहुत सारी सद्भावना के साथ तुरंत एफआईआर लिखी और तुरंत 1930 के तहत जितने भी हजारों अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ, उन हजारों अकाउंट्स को फ्रीज करने का काम हमने चालू कर दिया।
और साथ ही साथ मनी म्यूल अकाउंट होल्डर्स, मनी म्यूल अकाउंट क्रिएटर्स, जहां पैसा गया है उनके ऑपरेटर्स, उनके एजेंट्स, सबको अरेस्ट करने का भी काम पुलिस ने चालू कर दिया और 9 टीमें बनाई गई, जिससे कि कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही हमें काफी महत्वपूर्ण सफलता मिल गई है और हम लोगों ने आंशिक निष्पन्न कर लिया है गुनाह को और पार्शियल डिटेक्शन कर लिया है और अब तक 7 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं, जिनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और साथ ही साथ हमें विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में, लगभग 2 हफ्तों में या 10 दिनों में, हम बहुत सारे लोगों को देश भर से अरेस्ट करेंगे, विदेशों से भी अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो मनी रिकवरी हुई है, जो अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए की है, जो मनी फ्रीज हुआ है, अल्टीमेटली जो विक्टिम को मिल जाएगा कोर्ट ऑर्डर के बाद, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लीड्स मिले हैं और देश के विभिन्न स्थानों से मनी विड्रॉल हुए हैं। उड़ीसा से हुआ है, राजस्थान से हुआ है, गुजरात से हुआ है, हर स्टेट से हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इनका नेटवर्क है, कितना अच्छा ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये क्राइम लोगों की जानकारी के अभाव की वजह से तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साइबर अवेयरनेस ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। लोग हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में मनी म्यूल अकाउंट कैसे बना ले रहे हैं? आज के डिजिटल युग में जब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, जब आपकी सारे आइडेंटिफिकेशंस डिजिटाइज हो चुके हैं, तब भी लोग मनी म्यूल अकाउंट्स लाखों की मात्रा में देश भर में बना रहे हैं। कुछ आप बंद करो, इस केस में ही हजारों की मात्रा में मनी म्यूल अकाउंट बंद हो जाएंगे, लेकिन लाखों और खुल जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने खामियां हैं और कुछ ऑफिसर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम एक एसओपी बना रहे हैं कि मनी म्यूल अकाउंट्स की क्या क्या केवाईसी होनी चाहिए, क्या मापदंड होनी चाहिए, क्या बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि वहां ऑफिस ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और उस ऑफिस के आधार पर केवाईसी करके उसको बैंक अकाउंट दे दिया गया, मनी म्यूल अकाउंट होल्डर को करंट अकाउंट दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा खामी है बैंकिंग सिस्टम में। इसको दूर करने के लिए हम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर मनी म्यूल अकाउंट सिस्टम हमारे देश में बंद हो जाता है तो काफी हद तक साइबर क्राइम भी बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपके अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग। सबसे विक्टिम को 19 अगस्त 2025 को आया था, जिसमें कहा गया था कि आपके अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है, आपका आधार कार्ड ये है क्या, और ये सब जानकारी उनसे पूछी गई। 19 अगस्त को कॉल है और 20 अगस्त से पहला ट्रांसफर शुरू हुआ। क्या इनके अकाउंट में पैसे थे जिसकी जानकारी स्कैमस्टर्स को थी और उसी पैसों का जिक्र करते हुए इनसे सवाल पूछे गए? अकाउंट में एक मिनट बताऊंगा। देखिए, कुछ जानकारी जरूर स्कैमस्टर्स के पास थी, जैसे उनका अकाउंट नंबर, जैसा कि एक उनको डेबिट कार्ड दिया गया था, उसकी एक फोटोग्राफ थी। तो उस डायरेक्शन में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। तीसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में मन की बात में बोला है, माननीय प्रधानमंत्री जी, और साथ ही साथ आरबीआई ने भी इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो मैं सभी बैंक मैनेजर्स को, ब्रांच मैनेजर्स को बोलना चाहूंगा कि इस तरह से यदि सीनियर सिटीजन्स बदहवास स्थिति में आ रहे हैं और 10 बार से ज्यादा वो अपने बैंक में गए और करोड़ों, लाखों करोड़ों के रुपए के ट्रांजैक्शंस उन्होंने कराए, एक एक्सपीरियंस्ड अनुभवी बैंकर को पता चल जाना चाहिए था ये कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम है ये, और उसको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब ये नेग्लिजेंस है या इसमें कोई मिली भगत है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, मई में नोएडा में एक मामला आया था जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर को भी पकड़ा गया था, वो प्राइवेट बैंक का था। बस ये जानना चाह रहा था कि जितने भी बैंक में ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक है या दोनों तरह के बैंक? दोनों तरह के बैंक्स हैं, सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे बैंक्स के थ्रू हुए हैं
और खासतौर से मनी हजारों अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है। बट आपने जो बताया वो मैं आप पहले ही बता चुका हूं, उस एंगल पे भी कि बैंक के ऑफिशियल्स की भी कोई मिली भगत है या नहीं है, उसके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि सबसे पहले जो आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं वो बहुत सारे देशों के हैं, लेकिन वो आईपी एड्रेस सच में वहां के हैं या नहीं है, क्योंकि एक मास्किंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप मल्टी प्रॉक्सी का यूज कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपना असली आईपी एड्रेस छिपा सकते हैं और वीपीएन के द्वारा किसी भी कंट्री का आप आईपी एड्रेस दिखा सकते हैं। तो ये डिस्कवर करने में या ये पहचानने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हमें उस वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर से पूछना पड़ेगा कि क्या ये मास्क वीपीएन है या रियल वीपीएन। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं और वो अकाउंट भी फ्रीज होंगे और हमें लगता है जो रिकवरीज है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। 58 करोड़ इनके अकाउंट में थे, इसकी जानकारी थी क्या है सर, और क्या इस बार में अभी हम जांच कर रहे हैं कि स्कैमस्टर को पता लगे 58 करोड़ इनके अकाउंट? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि क्या एग्जैक्टली क्योंकि स्कैमस्टर ने पहले बोला कि आप अपना सारी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कीजिए और साथ ही साथ कितने आपके ऑर्नामेंट्स हैं, लैंड है, प्रॉपर्टीज हैं। और आप एक प्रश्न आता है, इनके पास 58 करोड़ आए कहां से? तो मैं आपको ये बता दूं, इनको आईपीओ मिले थे, वो अभी 2-3 महीने पहले ही मेटेरियलाइज हुए थे अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के आईपीओ, जिसके लगभग 3 या 4% के मालिक थे, पार्टनर थे। तो वो आईपीओ जब इनके मेटेरियलाइज हुए तो वो 58 करोड़ में कन्वर्ट हुए। तो आपका शक सही है कि ये इंफॉर्मेशन किसी के और के पास नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग सेटअप और विक्टिम के पास होनी चाहिए। तो शायद ये इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, तभी उन्होंने उनको अप्रोच किया। ये पॉसिबिलिटी है। कितनी एजेंसी या स्टेट से आपको आपने कोऑर्डिनेट किया ये पूरे केस पर? महाराष्ट्र साइबर ने कहीं फैसिलिटी किया उसकी बैंकिंग की अपनी भी एक 7-8 एजेंसी से तो किया ही है। जहां भी हमारी टीम जा रही है दूसरे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, तो वहां की पुलिस के साथ हम लोकल पुलिस का हेल्प ले रहे हैं। जी हां, इसमें बताया ना, बहुत सारे कंट्रीज के आईपी एड्रेस हमें मिले हैं, लेकिन अब वो आईपी एड्रेस कितने जेन्युइन है या वो मास्क्ड हैं, उसके बारे में भी हमारी कार्रवाई चल रही है। अब आपको मैं बता दूं, ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया के बाहर हैं, तो उसके ऊपर भारतीय कानून वो कहते हैं हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तो उनसे इंफॉर्मेशन लेना एक डिफिकल्ट टास्क है, बट वी आर स्टिल अकम्प्लिशिंग इट। नो, ये मास्टरमाइंड्स भी हो सकते हैं, ये मनी म्यूल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। ये क्या रोल है इनका, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में, वी हैव जस्ट 4-5 डेज इनटू द इन्वेस्टिगेशन, सो वी विल टेल यू, बट आई कैन टेल यू वी हैव गॉट वेरी सब्सटेंशियल लिंक्स which lead to much higher level racket. वो अभी कहना मुश्किल है, अभी इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, बट ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये लोग बेसिकली मनी विड्रॉल कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने विड्रॉ किए कैश में या आरटीजीएस कर दिए दूसरे अकाउंट में। तो ऐसे लोग अभी पकड़े गए हैं। कहां पर इन्होंने ये बनाया है, सेटअप है, ये मोस्टली शायद ऐसा हमें जो अभी तक प्रिलिमिनरी क्यों है, ये राजस्थान बेस्ड सेटअप लग रहा है, ऐसा हमारा प्रिलिमिनरी अंदाजा है, अभी इसका प्रूफ नहीं मिला। नहीं, ऐसे भी इसी पॉइंट पे एक चीज आपको और बता दूं, ऐसे एआई सॉफ्टवेयर एंड टूल्स मौजूद हैं और बैंक्स को अब वो यूज करने चाहिए, जो ट्रांजैक्शन को देके बता देंगे कि दीज आर क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस या कोई क्राइम से रिलेटेड है, फाइनेंशियल क्राइम या इकोनॉमिक क्राइम्स। तो वैसे सॉफ्टवेयर्स को, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपने सुना होगा एयरटेल ने अपनी कॉल्स के लिए ऐसे एआई स्पैमिंग सॉफ्टवेयर, एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर लगाए, वैसे ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं मार्केट में, और उनको हमें डिप्लॉय करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर, इस केस के बारे में अगर बात करूं, कितने करेंट अकाउंट्स, मतलब कंपनीज के नाम पे अकाउंट्स खोले गए, वो कितने थे और इंडिविजुअल? ये अभी नहीं बता सकते हैं, दिस इज वेरी अर्ली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सब शेल कंपनीज वाले हैं ज्यादातर,
इन्होंने कोई किसी नाम से अपना ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना ली है, प्रोप्राइटरीशिप या स्मॉल स्केल, और उसके बाद इनका काम यही है अपना अकाउंट किराए पे दे देना, कमीशन पे दे देना और यूज करना। और इनके हैंडलर्स भी पकड़े गए जो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एमेच्योर रैकेट है, ये बहुत प्रोफेशनल व्यावसायिक रैकेट है। इसमें कमीशन फिक्स्ड हैं, इसमें पैसे दिए जाते हैं, एडवांस मनी दिया जाता है, और उनकी चेन बनी हुई है। एक जैसे आपने वो देखा होगा, एक चेन नेटवर्क है ये, और अगर एक चेन हटा ली जाए तो पूरा नेटवर्क सामने आ सकता है। उसी के हम प्रयास में 7 आरोपी कहां से अरेस्ट किए हैं, अलग अलग ठिकानों से किए हैं, जो लाटकर बताएंगे। अभी जो आरोपी अरेस्ट किए वो सभी एक मिनट, इनका क्वेश्चन तो हो जाए। अभी जो आरोपी अरेस्ट किए वो सभी मुंबई के आरोपी हैं। इससे क्या पता कि पब्लिसिटी भी जाएंगे, पूरा गेम में चलता है। अब तक उन्होंने कितने लोगों को टारगेट किया है? ये तो बड़ा केस है, सुकेश किया था, कितने लोगों को टारगेट किया, कितना अमाउंट इन लोगों ने स्कैम से कलेक्ट किया? अब ये आप इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अभी हमारी 4 दिन 5 दिन की इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको ठीक से नहीं जवाब दे पाऊंगा, लेकिन मैं अपने अंदाजन से आपको जवाब दे रहा हूं कि बहुत ही बड़ा रैकेट है। इन्होंने सैकड़ों करोड़ का किया है, और इनमें से कुछ आरोपी हमने समन्वय पोर्टल में चेक भी किया। उसमें यह पता चला कि और जगह के डिजिटल अरेस्ट में भी आरोपी हैं। तो इसका मतलब ये बहुत दिनों से ये रैकेट चला रहे हैं, प्रोफेशनल है, सोफिस्टिकेटेड गैंग है, और इनका काम ही यही है। हर तरह के लोग हैं, ऑपरेटर्स हैं, हैंडलर्स हैं, अकाउंट म्यूल अकाउंट ओनर्स हैं, हर तरह के लोग हैं। नहीं, वीडियो कॉल वाले मोस्टली वो मैंने बताया आपको, प्रोबेबली इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम इधर गुजरात और राजस्थान। सर, मुंबई पुलिस की आ रही थी, फिर उसने एक ऐसे ही का केस सॉल्व किया है, उसका आरोपी और आपके केस का आरोपी एक क्या दो कॉमन है, तो क्या आपकी मुंबई पुलिस से आपको कोऑर्डिनेट? ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वही मैंने बोला ना, हमारे पास सिस्टम्स हैं, तो उसी से सहयोग पोर्टल से भी हमने चेक किया कि कितने लोग कॉमन हो सकते हैं। ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन है, बट वो केस और ये केस एंटायरली सेम है ये कहना मुश्किल है। इसमें बहुत सारे एंगल्स डिफरेंट भी होंगे, बट कुछ लोग कॉमन होंगे, क्योंकि जो मनी म्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी म्यूल अकाउंट्स, हो सकता है वो कॉमन लोग। इसमें जो 58 करोड़ गए हैं, क्या हर बार उनको इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है या अलग अलग अमाउंट? जैसे गुजरात की एक कंपनी में 15 करोड़ ट्रांसफर किए हैं गुजरात के अकाउंट में, अलग 3 या 4 बार जाकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आरोपी को एक बार आपको, अच्छा एक मिनट, लेडीज हैव सम क्वेश्चन। यस प्लीज टेल मी। ओके, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में स्मार्टफोन खरीदना बहुत इजी है। यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन टू बाय स्मार्टफोन, लेकिन उसको चलाना लोगों को बहुत मुश्किल पड़ रही है चलाने में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन में लगभग 1,11,000 फीचर्स होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन सिर्फ 50 या 60 फीचर्स को यूज करता। इसका मतलब एक सुपर कंप्यूटर जो आपकी पाम में है, उसके नेग्लिजिबल पोटेंशियलिटी को यूज कर रहा। तो जो उसको पता नहीं है, वैसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं वो स्कैमस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सभी नागरिकों से आह्वान है कि कृपया महाराष्ट्र साइबर के सोशल मीडिया हैंडल्स में जाएं। वहां पर हमने बहुत ही बेहतरीन उत्कृष्ट दर्जे की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, फिल्म्स बनाई हैं, एडवाइजरीज बनाई हैं, अवेयरनेस मटेरियल बनाया है, पोस्टर्स बनाए। अगर वो कोई सरासरी निगाह में भी देख ले तो 99.9% ऑफ साइबर क्राइम से वो हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि सारे साइबर क्राइम का मोडस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन उसके फंडामेंटल जो हैं स्कैमिंग के वो सेम रहते हैं। जैसा कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात अगर ये लोगों को याद रहे कि डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान भारतीय कानून में है ही नहीं, तो जो भी कहेगा आप डिजिटल अरेस्ट में है,
वो आपको झूठ बोल रहा है और उस पर आप बिल्कुल यकीन ना करें। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर